उसके बाद में कोई मेयर के चुनाव की रही तो महिलाओं के लिए वैसे लड़ाई लड़ी तो कि कहीं रेप केस हो रहे हैं, बहनों के साथ में घरेलू अत्याचार जो हो रहा है उसके लेकर भी मैं पूरे स्टेट में हर जगह पे जहाँ से भी मेरे से हो पाया है वहाँ मैं खड़ी रही हूँ। तो जहाँ भी कांग्रेस के लिए जो बन पड़ता है मेरे लिए पार्टी के लिए कि एक सच्चे सिपाही के तरीके से कि जहाँ जो बन पाई है नहीं कि एक महिला कांग्रेस में ही रह करके अलग से फिर अपने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी जब भी होता है कोई प्रोग्राम होते हैं कोई इस तरीके की चीज़ें होती है कि आवाज़ उठानी है आपने आना है खड़ा होना है तो मैं अपनी तरफ से हमेशा खड़ी रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड थे 18 साल से राजनीति में थे, यूथ प्रेसिडेंट रहे बावल से 2 बार कांग्रेस के। उनका था कि हाँ मैं तो इवन उनको भी ये चीज़ बोलती थी कि जूते निकाल करके आओ ना बाहर, तो राजनीति की बातें ना वहाँ बाहर निकाल करके आया करो, मेरे कमरे में राजनीति नहीं चाहिए। टिकट के लिए इधर उधर घूमना पड़ रहा है। स्कूल से फ़ोन आने लग गए थे मैडम नौकरी का, बस फिर इतना ही पेशेंस है मेरे अंदर में जाकर के रिज़ाइन करिए कि मैंने कहा टिकट हो रही है, बोले हाँ मैं रिज़ाइन कर देती हूँ। अब ठीक है जब उतर गए हैं तो फिर हर चीज़ का मेरा ये रहा है कि कहीं जिस भी आप फील्ड में होते हो ना उसमें अपना 100% दो। अब देखो ये योजनाएं तो बीजेपी सरकार बना रही है और उस पर से पलटती भी बीजेपी सरकार ही है, तो उनकी योजनाओं पे तो फिर मैं बात ही कैसे करूं। अगर सरकार इस चीज़ में खरी उतरती है कि आप महिलाओं की बात सिर्फ कागजी उसमें बात ना करके और मतलब तरीके से आप 33% महिलाएं उतारते हो तो मजबूती पूरी मिलेगी। और महिलाएं कहाँ पीछे, आप किसी भी फील्ड में देख लो, अब तो आर्मी तक में महिलाएं हैं। मैं नहीं मानती कि महिलाओं का कहीं भी झुकाव बीजेपी के प्रति है, क्योंकि जहाँ सबसे बड़ी चीज़ तो मैं शिक्षा जगत में रही, मैंने एक नारा पढ़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला नारा तो फेल मानती हूँ मैं, पढ़ाने वाला भी इसलिए मानती हूँ हरियाणा में 5000 स्कूल बंद हुए हैं, आप स्कूल ही बंद कर रहे हो, प्राइवेट वालों का थोराइजेशन दिए जा रहे हो, बेटियाँ कहाँ पढ़ रही है। अब कांग्रेस में भारी गुटबाजी देखने को मिलती है, तो हुड्डा ग्रुप हो गया, सैलजा ग्रुप हो गया, कैप्टन ग्रुप हो गया, तो आप कैसे तालमेल बिठाएंगे? मैं कांग्रेस के झंडे के नीचे काम करती हूँ, यहाँ जो लीडर आता है वहाँ दीपिका यादव खड़ी मिलती है, कोई लीडर हो चाहे आप उठा करके देखना, चाहे रवाल में या कहीं भी आपको लगता होगा शायद इन 2 लोगों में नहीं बनती हो, उन 2 लोगों से तो आप पूछना दीपिका यादव, उन दोनों की मैं खास हूँ। नमस्कार, मैं हूं निशा, आप देखना शुरू कर चुकी हैं एनजीपी हरियाणा। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है दीपिका यादव। दीपिका यादव को इसी सप्ताह अखिल भारतीय महिला कांग्रेस का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। दीपिका इस मुकाम तक अपनी मेहनत व निष्ठा के बल पर पहुंची है। आप अपनी स्क्रीन पर जो फोटो देख रहे हैं वह उनकी कांग्रेस में सक्रियता का परिणाम है। एक समय था ये माना जा रहा था कि उनके पति लवली यादव राजनीति में आगे बढ़ेंगे, लेकिन लवली ने अब खुद को बैकफुट पर रखकर नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। यह लवली का ही फैसला था जिसके चलते दीपिका राजनीति में आगे बढ़ी। विधानसभा चुनाव से पूर्व दीपिका टेली विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय थी। दीपेंद्र हुड्डा से लवली को चुनावी तैयारी का निर्देश मिला था, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी तो लवली दीपिका ने दीपेंद्र हुड्डा से दूरी बना ली। कुछ दिन पूर्व दीपिका कांग्रेस विदेश विभाग के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजेंद्र सिंह की पदयात्रा में भी सक्रियता से भागीदारी करती नजर आई थी। आज दीपिका एनजीपी स्टूडियो पहुंची है। सबसे पहले तो दीपिका, आपका यहां पहुंचने पर स्वागत और नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने पर आपको बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। एनजीपी को भी मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ, आज जिस लेवल पर आप जिस मुकाम पर पहुँचे हो उसके लिए, और नए साल के लिए मैं बधाइयाँ देती हूँ आपको। अभी आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, तो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाने पर आपके मन में क्या भाव है? खुश हूँ काफ़ी। कल अचानक से लेटर जारी हुआ था, अलका मैम का मैसेज आया था, फिर बधाइयाँ आने लग गई थी तो अच्छा लग रहा था। मैं 2025 के जनवरी के स्टार्टिंग में हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष बनी थी महिला कांग्रेस में, तो साल आते टाइम भी देता हुआ आया था और जाते टाइम भी कुछ देख करके गया है, तो अच्छा फील हो रहा था। अभी आप महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं पहले, तो आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही उनके बारे में बताइए। स्टार्टिंग से ही जिस टाइम पे पद मिला था उससे पहले बल्कि मैंने शुरुआत की थी कि दिल्ली के इलेक्शन में अलका मैम कालका से लड़ रहे थे उस टाइम पे विधायक के इलेक्शन, मेरी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी दिल्ली में, तो मैंने उधर ड्यूटी दी है। उसके बाद में कोई मेयर के चुनाव की रही तो महिलाओं के लिए वैसे लड़ाई लड़ी तो कि कहीं रेप केस हो रहे हैं, बहनों के साथ में घरेलू अत्याचार जो हो रहा है उसके लेकर भी मैं पूरे स्टेट में हर जगह पे जहाँ से भी मेरे से हो पाया है वहाँ मैं खड़ी रही हूँ। उसके बाद मैंने बिहार चुनाव में भी अभी ड्यूटी दी है 10 दिन तक,
तो जहाँ भी कांग्रेस के लिए जो बन पड़ता है मेरे लिए पार्टी के लिए कि एक सच्चे सिपाही के तरीके से कि जहाँ जो बन पाई है नहीं कि एक महिला कांग्रेस में ही रह करके अलग से। फिर अपने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में भी जब भी होता है कोई प्रोग्राम होते हैं कोई इस तरीके की चीज़ें होती है कि आवाज़ उठानी है आपने आना है खड़ा होना है तो मैं अपनी तरफ से हमेशा खड़ी रही हूँ। आपका राजनीति में आना कैसे हुआ, किसने आपको प्रेरित किया, क्या किस्सा है इसके बारे में बताएं। एक्चुअल में मेरा जो परिवार है एजुकेशन डिपार्टमेंट में है। मेरे फादर साहब हाई कॉलेज में प्रोफेसर एचओडी थे फिजिक्स डिपार्टमेंट में, और मेरे फादर इन लॉ साहब हैं वो भी केमिस्ट्री में एचओडी रहे हाई कॉलेज में। मैं खुद 11 साल लेक्चरर रही कंप्यूटर पीजीटी साइंस में। मैं नेट क्वालिफाई हूँ, एचटेट किया, बीटेक एमटेक एमबीए भी हुए। तो मैंने तो 11 साल जो भी की थी मेरा तो दूर दूर तक नहीं था कभी मेरे को क्योंकि मैं उस तरीके की इंसान नहीं हूँ, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रही हूँ। और जो राजनीति को लेकर के जैसा थोट बनी होती है ना बचपन से सुनते आते हैं थोड़ा ये करप्शन लेवल झूठ ये वो करके। हाँ क्योंकि जैसे बचपन से सपना था एलएलबी करूं, लेकिन मेरे फादर साहब बोलते थे तू झूठ नहीं बोल सकती, तेरे अंदर वो छल कपट नहीं है, एलएलबी करके करना क्या है, वकील बनना है, वकील बन करके झूठ बोलना पड़ेगा। नहीं, एक सच्चा भी तो वकील हो सकता है ना, सच के लिए खड़ी होंगी, नहीं कर पाएगी। तो वही चीजें आती थी। तो राजनीति को लेकर भी होता था कि नहीं शायद तू कभी फिट नहीं होगी इस लाइन में ना, तो वो उस चीज से दूरी बना करके रखी। 11 साल मैंने इसी में की शिक्षा विभाग में सेवा दी है। मेरे हस्बैंड थे 18 साल से राजनीति में थे, यूथ प्रेसिडेंट रहे बावल से 2 बार कांग्रेस के। उनका था कि हाँ मैं तो इवन उनको भी ये चीज बोलती थी कि जूते निकाल करके आओ ना बाहर, तो राजनीति की बातें ना वहाँ बाहर निकाल करके आया करो, मेरे कमरे में राजनीति नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये चीज होती थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा बना लास्ट टाइम में 2024 वाले चुनाव में, ये अपने बावल रिजर्व है एससी में, लड़ नहीं सकते थे इलेक्शन। हाईकमान से ये था कि आप इलेक्शन तो लड़ो, ऐसे कब तक 18 साल हो गए हैं कि ये तो रिजर्व बावल तो फिर आप अटेली से तैयारी कर लो, आपको अटेली से टिकट करा देंगे, लवली जी से बोला। अब उन्होंने अटेली से तैयारी शुरू करी 5-6 महीने, तो वहाँ के लोगों ने बोला जी हमारे को अपना लोकल कैंडिडेट चाहिए, बाहर के को हम नहीं करेंगे समर्थन। अब मेरा मायका पड़ता है अटेली विधानसभा में। हाँ वो डेस्टिनी इस प्रकार से घूमेगी। ये बोले 1-2 दिन आप चले जाया करो स्कूल से छुट्टी लेकर के। वीक में 1 दिन जाने लगी, 2 दिन जाने लगी, डिमांड बढ़ने लगी लोगों को, हमारे को अपनी बेटी चाहिए। वहाँ टैग लग गया था अटेली की बेटी, अटेली का मान स्वाभिमान दीपिका यादव की बेटी चाहिए। दीपिका कहाँ है, दीपिका को बुलाओ। अब 5-5 दिन आप स्कूल से जा रहे हो, वीडियो वायरल हो रही है, टिकट के लिए इधर उधर घूमना पड़ रहा है। स्कूल से फोन आने लग गए थे मैडम नौकरी का। बस फिर इतना ही पेशेंस है मेरे अंदर, में जाकर के रिजाइन करी आई। कि मैंने कहा टिकट हो रही है, बोले हाँ मैं रिजाइन कर देती हूँ। अब ठीक है, जब उतर गए हैं तो फिर हर चीज का मेरा ये रहा है कि कहीं जिस भी आप फील्ड में होते हो ना उसमें अपना 100% दो। बिल्कुल। अब जब एचटेट करना था तो एचटेट ही करना था, नेट करना था तो नेट ही करना था, एमटेक की तो एमटेक की, और जॉब करनी थी तो जॉब की। बच्चे संभालते हैं तो परिवार में दो फिर पूरा टाइम, वहाँ कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो ये था, अब जब इस फील्ड में कूद गए ना तो फिर इधर 100% दो, उसको क्लोज करो उस चैप्टर को, तभी इसमें आप 100% दे सकते हो। बिल्कुल। उसके बाद फिर टिकट नहीं हुई। तो अब राजनीति में आने के बाद आपने अपनी फैमिली को, पति बच्चे किस तरीके से सामंजस्य बैठाया? ये दुर्गा माता होती है ना बाहर हाथ वाली, वो इसीलिए बोला जाता है कि लेडीज को ना, लेडीज ना संडे को फ्री होती है, बाहर हाथ लेकर के चलती है वो। आज भी ये है कि मैं अभी बच्चों का करके आई हूँ, सुबह स्कूल भी भेजती हूँ, शाम को होमवर्क भी कराना होता है, अपने कपड़े धोने भी होते हैं, अपना काम भी करना होता है। इवन ये कि दिखने को दिखता है हाँ बढ़िया आराम से गाड़ी में घूमते हैं, उपाध्यक्ष का पद ले रखा है, अब कोऑर्डिनेटर बना दिए, लेकिन फैमिली, परिवार, रिश्तेदार, समाज, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ लेकर के, और फिर इस पद को लेकर के मैं बैलेंस बना करके चल रही हूँ जितना मेरे से बन पड़ता है। आपको अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, इसके पीछे किसको श्रेय देना चाहेंगे? मैं अलका मैम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं महिला कांग्रेस में, सबसे पहले श्रेय उन्हीं को देती हूँ। आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने चाहे साथ भी दिया है, मोटिवेट भी करते हैं। हमारे हरियाणा के भी जो प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज जी हैं, कप्तान अजय सिंह यादव जी हैं, मतलब सभी ने अच्छा मोटिवेट किया है, सपोर्ट किया है उन्होंने इस चीज़ के लिए। और अलका दीदी काम देखते थे कि एक है कि हाँ डेडिकेशन है दीपिका में, ना नहीं करती है। चाहे मैं बच्चों को लेकर के बिहार पहुंची थी जब दीदी ने मेरी इलेक्शन में ड्यूटी लगाई थी, क्योंकि मेरे बच्चे बोले थे कि हम रात को अकेले नहीं रह सकते। दिल्ली भी मैं ड्यूटी करती थी तो मैं डेली अप डाउन करती थी बच्चों के लिए। मैं 10 बजे घर पहुंचती थी दिल्ली से ड्यूटी करके। उनको पता है कि कैसे मैनेज कर लेती है ये, तो वो डेडिकेशन को देखते हुए उन्होंने आगे प्रमोट किया कि आप
आगे बढ़ो इस चीज़ को लेकर के, महिला कांग्रेस में आगे बढ़ो इस चीज़। नेशनल कोऑर्डिनेटर बनने के रूप में हाँ आप जी। बन चुकी है नेशनल कोऑर्डिनेटर, तो आपका क्या रोड मैप रहने वाला है? अभी तो नेक्स्ट वीक इंदिरा भवन में मीटिंग ली जाएगी, उसी में ही खड़गे जी भी आ रहे हैं, शायद राहुल गांधी जी भी रहेंगे, अलका मैम है, तो चर्चाएं होंगी। उस टाइम पे जो वो डिसाइड करके बताएंगे क्या स्टेट देंगे या क्या ड्यूटी दी जाएंगी, कोऑर्डिनेटर के लेवल पे क्या कामकाज होगा, मैं अपने बखूबी तरीके से और अपना जो भी मेरे को जिम्मेवारी दी जाएगी वो मैं निभाऊंगी, पूरी कोशिश करूंगी। अब आगे जिम्मेवारी तो दी जाएगी, उस पर भी बात आती है। ये भी मैं भी आपसे जानना चाहूँगी हाँ। कि सरकार ने महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हुई है, हाँ जी। अनेक प्रकार की जिम्मेवारियां उठाने के लिए, हाँ जी। लेकिन अब पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं अपने आप को कहाँ खड़ा पाती हैं कि वो कुछ कर पाएंगी, नहीं कर पाएंगी, या कुछ कर रही हैं? क्या कुछ लगता है आपको? अब देखो, ये योजनाएं तो बीजेपी सरकार बना रही है और उस पे से पलटती भी बीजेपी सरकार ही है, तो उनकी योजनाओं पे तो फिर मैं बात ही कैसे करूं। अब तो मैं हूं, तो मैं कांग्रेस पार्टी को लेकर के चल रही हूँ, उसमें महिला कांग्रेस में मैं रही हूँ, मैं 1 सवा साल से आई हूँ, साल ही हुआ है, जनवरी में तो मैं आई थी, साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बिल्कुल। उस हिसाब से तो मेरे को लगता है कि महिला कांग्रेस काफी आगे जा रही है। अलका मैम की जो मजबूती है और उसको लेकर के वो पूरे देश में महिलाओं का एक पूरा संगठन लेकर के चल रहे। 33% का आरक्षण आता है। अगर सरकार इस चीज में खरी उतरती है कि आप महिलाओं की बात सिर्फ कागजी उसमें बात ना करके और मतलब तरीके से आप 33% महिलाएं उतारते हो, तो मजबूती पूरी मिलेगी। और महिलाएं कहाँ पीछे, आप किसी भी फील्ड में देख लो, अब तो आर्मी तक में महिलाएं हैं। आम धारणा लोगों की यही बनी हुई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनेक प्रकार की नीतियां बनाई है जिससे महिलाओं का झुकाव भाजपा की ओर हो गया है। तो आप इसको प्रचार मानते हैं या सच्चाई है? मैं नहीं मानती कि महिलाओं का कहीं भी झुकाव बीजेपी के प्रति है, क्योंकि जहाँ सबसे बड़ी चीज तो मैं शिक्षा जगत में रही, मैंने एक नारा पढ़ा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर जो मैं आज देख रही हूँ ना, अभी भी जो हमारे पास में कॉल आ रखी थी अलका मैम की कि फरीदाबाद में गैंग रेप हुआ है, उसको लेकर के बातचीत करनी थी। तो उससे पहले उन्नाव वाला मामला देख लो आप, जितने ये बलात्कार हैं। और मैं तो कहती, छोटी बेटियां 6 महीने की बेटियां से लेकर के दिल्ली में 60 साल की बुजुर्ग महिला तक का रेप। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वाला नारा तो फेल मानती हूँ मैं। पढ़ाने वाला भी इसलिए मानती हूँ, हरियाणा में 5000 स्कूल बंद हुए हैं, आप स्कूल ही बंद कर रहे हो, प्राइवेट वालों का अथोराइजेशन दिए जा रहे हो, बेटियां कहाँ पढ़ रही है? अब पढ़ेंगी नहीं तो देश तो विकसित होगा नहीं, क्योंकि जब एक बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार जागरूक होता है। तो आप मानते हो, 2 परिवार जोड़ती है। नारे तो सारे फेल हैं जी उनके, किताबें हैं या उनकी मन की बात है, धरातल पर आकर के नहीं है कहीं भी। अब कांग्रेस में भारी गुटबाजी देखने को मिलती है, तो हुड्डा ग्रुप हो गया, सैलजा ग्रुप हो गया, कैप्टन ग्रुप हो गया, तो आप कैसे तालमेल बिठाएंगे? मैं बता रही हूँ, जैसे मैं घर परिवार में बैलेंस बना लेती हूँ ना, इस मामले में परफेक्ट हो। जब मैंने स्कूल के बच्चे संभाल करके चली हूँ मैं इतनी क्लासेस, तो इस चीज में तो मैं माहिर हूँ। तो अब मैं तो नहीं मानती कि गुटगाट तो वो सब में होते हैं। अब इधर भी आप देखोगे एक रैली हो रही तो कहीं राव साहब खड़े नहीं होते, राव साहब जहाँ खड़े होते हैं वहाँ नरवीर सिंह खड़े नहीं होते, कहीं अभय सिंह जी खड़े नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल। वो हर परिवार का, जैसे बोलते हैं ना कि घर में 4 बर्तन है तो वो बजेंगे, तो वो वाली चीजें हैं कि हर एक पार्टी में, और इतनी बड़ी लेवल की पार्टी है कांग्रेस, को छोटी मोटी पार्टी नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी में इतने बड़े लीडर हैं, तो शायद चीजें होती होंगी। मैं कांग्रेस के झंडे के नीचे काम करती हूँ। यहाँ जो लीडर आता है वहाँ दीपिका यादव खड़ी मिलती है, कोई लीडर हो चाहे आप उठा करके देखना, चाहे रवाल में या कहीं भी आपको लगता होगा शायद इन 2 लोगों में नहीं बनती हो, उन 2 लोगों से तो आप पूछना दीपिका यादव, उन दोनों की मैं खास हूँ। ये मेरा बैलेंस है। अब आप परिवार की जिम्मेवारी उठा रही हैं, हाँ जी। राजनीति में भी हैं, अपने लिए कब समय निकाल पाती हैं और कैसे निकाल पाती अब यही औरत का होता है ना, शायद जब वो बाप के घर में होती है ना, तो वो अपने फादर साहब के लिए सोचती है, फिर पति के लिए, फिर बेटे के लिए। शायद ये चीजें हैं कि हम चाह के भी नहीं बदल सकते, कि जो मेरा सपना है मैं भी सोचती हूँ फिर कई बार बैठ करके, मेरी आइडेंटिटी जब भी मेरे को राजनीति में लेकर के आए, मेरे से किसी ने पूछा आप क्या चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, कभी बैठ करके ये पूछो कि फिर मेरा एम क्या था, मैं तो शायद भूल गई। पहले फादर साहब की इच्छा पूरी करनी होती है, एक लेडीज की लाइफ में ये फेज चलता ही है, फिर उसने पति के अकॉर्डिंग चलना होता है, फिर बच्चों के अकॉर्डिंग, फिर वो दूसरे के सपनों को अपना सपना बना लेती है। पर उसको भी मैं पूरा कर लूँ तो भी मेरे को लगेगा कि लाइफ में मैंने काफी कुछ अचीव कर लिया, कि हाँ उनका था कि नेट क्वालिफाई करो, आप शिक्षा जगत में जाओ, आप बच्चों को पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, वो भी मैंने किया। अब इनको लगता है आप राजनीति में कुछ कर सकते हो तो मैं वो भी कर लेती हूँ, तो आप सोचो कि उस पर मैं खरी उतर रही हूँ, वो सपने भी मैं उनके थ्रू पूरे कर रही हूँ, अपने भी उनके भी कर रही हूँ। ओके, धन्यवाद दीपिका जी। थैंक यू। नववर्ष की और आपके नए दायित्व के लिए आपको ढेर सारी धन्यवाद। आपको भी और आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और ये उम्मीद करती हूँ कि नया साल बढ़िया
उमंगदायक हो और सबके लिए बढ़िया कुछ लेकर के आए। बिल्कुल। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू।